नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र कुमुद रंजन सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में जिसका नाम है लर्न एस्ट्रोलॉजी विद कुमुद रंजन सिंह। दोस्तों, मैं अपने निवास स्थान जमशेदपुर झारखंड से आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूं। दोस्तों, आज जिस टॉपिक की चर्चा मैं आप लोगों के साथ करूंगा वो है भावों के कारक ग्रह। ठीक है, भावों के कारक ग्रह। जैसा कि अभी तक मैं आप सबको बता चुका हूँ कि कुंडली में टोटल 12 घर होते हैं जिनको हम घरों को भाव भी बोल सकते हैं। ठीक है, दे आर टोटल 12 हाउसेस इन ए कुंडली। ठीक है, या उसको आप भाव भी बोल सकते हैं, घर भी बोल सकते हैं। तो हर भाव का एक कारक ग्रह होता है और अगर वो कारक ग्रह उस भाव में बैठा हो तो कहीं ना कहीं उस भाव को क्या करेगा, वो बल प्रदान करेगा, उस भाव में अपना पॉजिटिव इम्पैक्ट उस पर डालने की पूरी कोशिश करेगा और डालेगा भी। ठीक है, तो आज मैं उसकी ही चर्चा आपके साथ करूंगा कि कौन से भाव में कौन सा ग्रह कारक होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपना ये एपिसोड स्टार्ट करूं, मेरा आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप मुझसे नए जुड़े हैं तो मेरे पुराने सभी एपिसोड्स को देखते हुए इस एपिसोड्स में आए, ताकि आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी के जो बेसिक फंडामेंटल्स है, जो कॉन्सेप्ट्स है, वो क्लियर रहे और आपको समझने में कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये एक कुंडली है। ठीक है, अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि टोटल 12 हाउसेस होते हैं कुंडली में, 12 भाव 12 घर होते हैं। तो ये फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड हाउस है, ये थर्ड हाउस है, ये फोर्थ हाउस है, ये फिफ्थ हाउस है, ये सिक्स्थ हाउस है, ये सेवन्थ हाउस है, ये एट्थ हाउस है, ये नाइन्थ हाउस है, ये 10th हाउस है, 11th हाउस है एंड ये 12th हाउस है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने किसी लग्न की कुंडली नहीं ली है। ठीक है, मैंने यहाँ एक जनरलाइज्ड कुंडली ली है और इसमें रोमन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 लिखा है, ताकि आपको किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, यहाँ पे मैं किसी भी लग्न की कुंडली की बात ही नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, कि मेष लग्न की कुंडली है, वृषभ लग्न की कुंडली है, मिथुन लग्न की कुंडली है, नहीं, मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक कुंडली की बात कर रहा हूँ जिसमें 12 घर हैं। ठीक है, और मैंने रोमन में इसलिए लिखा है ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन आपके सामने आपको फेस ना करना पड़े। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, लग्न कोई भी हो, हाउसेस हमेशा फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, ये हमेशा फर्स्ट हाउस रहेगा, ये हमेशा सेकंड हाउस रहेगा, ये थर्ड हाउस रहेगा, ये फोर्थ हाउस रहेगा, ये फिफ्थ हाउस रहेगा, ये सिक्स्थ हाउस रहेगा, ये सेवन्थ हाउस रहेगा, ये एट्थ हाउस रहेगा, ये नाइन्थ हाउस रहेगा, ये 10th हाउस रहेगा, ये 11th हाउस रहेगा एंड ये 12th हाउस रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट हाउस, तो दोस्तों फर्स्ट हाउस जिसको हम लग्न भाव भी कहते हैं या तन भाव भी कहते हैं। ठीक है, ये हम स्वयं हैं। ठीक है, फर्स्ट हाउस मतलब लग्न भाव या तन भाव, यानी हम ये स्वयं है, हमारा शरीर है। ठीक है, और हम कितने स्वस्थ रहेंगे, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा कि नहीं, इसकी जो जानकारी होती है हमें फर्स्ट हाउस से मिलती है। ठीक है, और इस फर्स्ट हाउस के जो कारक ग्रह होते हैं, ठीक है, आप इसको नेचुरल सिग्निफिकेटर ऑफ फर्स्ट हाउस बोल सकते हैं। ठीक है, नेचुरल सिग्निफिकेटर ऑफ फर्स्ट हाउस जो होंगे वो होंगे सूर्यदेव। ठीक है, आई मीन सन। ठीक है, फर्स्ट हाउस के जो नेचुरल सिग्निफिकेटर प्लैनेट होंगे वो होंगे सूर्य देवता यानी कि सन। ठीक है, और फर्स्ट हाउस से हम क्या देखते हैं, फर्स्ट हाउस से हम देखते हैं कि हमारा शरीर कैसा है, हम खुद हैं ये, इसको लग्न भाव भी बोलते हैं, तन भाव भी बोलते हैं, हम आरोग्य रहेंगे कि नहीं, किसी तरीके की बीमारी वगैरह तो नहीं होगी, इसकी जानकारी हमें फर्स्ट हाउस से मिलती है। ठीक है, और यहाँ पे अगर सूर्यदेव बैठे हैं तो कहीं ना कहीं ये आपके फर्स्ट हाउस को यानी पहले भाव को, प्रथम भाव को एक बल प्रदान कर रहे हैं, उस पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हाउस के नेचुरल सिग्निफिकेटर जो हो गए वो हो गए आपके सूर्य देवता, यानी कारक ग्रह सूर्य देवता हो गए। सेकेंड हाउस, देखिए दोस्तों, सेकेंड हाउस को हम धन भाव भी बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड हाउस से हम क्या देखते हैं, धन कुटुंब वाणी देखते हैं। ठीक है, तो सेकेंड हाउस को हम धन भाव भी बोलते हैं। और कौन सा धन, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, जो हमें अपने माता पिता से जो प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो वो जो धन होता है उसको बृहस्पति देवता इंडिकेट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए सेकेंड हाउस के द नेचुरल सिग्निफिकेटर जो होंगे वो होंगे बृहस्पति देवता यानी कि जुपिटर। ठीक है दोस्तों, सेकेंड हाउस जिसको हम धन भाव कहते हैं उसके नेचुरल सिग्निफिकेटर जो होंगे वो होंगे बृहस्पति देवता यानी कि जुपिटर। अगर बृहस्पति देवता यहाँ बैठे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी सेकेंड भाव को वो क्या कर रहे हैं, बल प्रदान कर रहे हैं, उस पर अपना पॉजिटिव असर डालेंगे। ठीक है, थर्ड हाउस, देखिए दोस्तों, थर्ड हाउस को हम पराक्रम भाव बोलते हैं, यानी सामने वाला व्यक्ति कितना जुझारू है, कितना लड़ने मरने को तैयार है। ठीक है, कितना हौसला है, कितना करेज है उसमें, कितना ब्रेव है, उसको हम इस थर्ड हाउस से देखते हैं। ठीक है, और करेज, हिम्मत,
इन सबों को जो रिप्रेजेंट करता वो है मंगल देवता। ठीक है, तो थर्ड हाउस के जो नेचुरल सिग्निफिकेटर हो गए वो हो गए मंगल देवता यानी कि मार्स। ठीक है दोस्तों, थर्ड हाउस इसको हम पराक्रम भाव बोलते हैं, और इस पराक्रम भाव के यानी इस थर्ड हाउस के तृतीय भाव के नेचुरल सिग्निफिकेटर जो प्लैनेट होंगे वो होंगे मंगल देवता यानी कि मार्स। देखिए दोस्तों, फोर्थ हाउस, दोस्तों फोर्थ हाउस को माता का घर कहा जाता है। ठीक है, फोर्थ हाउस को माता का घर कहा जाता है। तो चंद्रमा जो होता है वो माता को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, चंद्रमा जो होता है वो माता को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हम बोलेंगे कि फोर्थ हाउस के जो नेचुरल सिग्निफिकेटर होंगे वो होंगे चंद्रमा देवता यानी कि मून होंगे। ठीक है, अगर चंद्रमा फोर्थ हाउस में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी फोर्थ भाव को, चतुर्थ भाव को वो बल प्रदान कर रहे हैं, उस पर अपना पॉजिटिव इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं। ठीक है, फिफ्थ हाउस, देखिए दोस्तों, फिफ्थ हाउस को हम संतान भाव भी बोलते हैं। ठीक है, फिफ्थ हाउस मीन्स संतान भाव, यानी हमारी आने वाली जो जनरेशन है, संतान को इंडिकेट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं बृहस्पति देवता। इसलिए फिफ्थ हाउस के जो नेचुरल सिग्निफिकेटर होंगे वो होंगे बृहस्पति देवता यानी कि जुपिटर। ठीक है, तो बृहस्पति देवता अगर यहाँ बैठे हैं तो कहीं ना कहीं आपके फिफ्थ भाव को वो एक्टिवेट कर रहे हैं, वहाँ पे वो अच्छा रिजल्ट देने की अपनी पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, उस पर आई मीन फिफ्थ हाउस पे ये क्या करेंगे, अपना पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेंगे। सिक्स्थ हाउस, ठीक है दोस्तों, सिक्स्थ हाउस देखिए दोस्तों, सिक्स्थ हाउस को माना जाता है दुर्घटनाओं का घर। ठीक है, जो दुर्घटनाएं वगैरह होती है, शत्रु, जो हमारे शत्रु और दुर्घटनाएं जो होती है उसका घर माना जाता है। ठीक है, और दुर्घटनाओं को रिप्रेजेंट करते हैं मंगल देवता, इसलिए सिक्स्थ हाउस के जो नेचुरल सिग्निफिकेटर होंगे वो होंगे मंगल देवता यानी कि मार्स। ठीक है, सेवेंथ हाउस, देखिए दोस्तों, सेवेंथ हाउस माना जाता है कि ये हमारे स्पाउस का स्थान है यानी हमारी वाइफ का स्थान है। ठीक है, और आई मीन जो वाइफ को किससे इंडिकेट करते हैं, वाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं शुक्र देवता। ठीक है, जो मैरिज वाली जो रिलेशनशिप है उसको इंडिकेट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं शुक्र देवता। तो इसलिए सेवेंथ हाउस यानी जो स्पाउस की हाउस है उसके जो नेचुरल सिग्निफिकेटर रहेंगे वो होंगे शुक्र देवता, यानी यहाँ शुक्र देवता पॉजिटिव इम्पैक्ट अपना देंगे, पॉजिटिव रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे शुक्र देवता का बैठना अच्छा है। ठीक है, एट्थ हाउस, देखिए दोस्तों, एट्थ हाउस को आयु का घर माना जाता है, आई मीन योर लाइफ स्पैन। ठीक है, आप कितनी अवधि तक जिएंगे, आपकी उम्र कितनी है, कितनी ज़िंदगी होगी आपकी। और हम जानते हैं कि शनि इस पूरे ब्रह्मांड में जो सबसे स्लो मूवमेंट करने वाला जो ग्रह है, यानी सूर्य के चारों ओर जो मूवमेंट करते हैं सभी ग्रह, 9 ग्रह, तो उसमें जो सबसे स्लो मूवमेंट होती है वो होती है शनि की यानी कि सैटर्न की। ठीक है, और शनि आयु को इंडिकेट करते हैं, आयु को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी लाइफ स्पैन को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए एट्थ हाउस के जो नेचुरल सिग्निफिकेटर होंगे वो होंगे सैटर्न यानी कि शनि देवता। यहाँ पे शनि देवता क्या करेंगे, आपके इस हाउस पे पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेंगे। ठीक है, और यहाँ पे शनि देवता का बैठना मतलब कहीं ना कहीं आपको दीर्घायु होने को इंडिकेट कर रहे हैं वो। ठीक है, यानी आपकी आयु लंबी होगी उसको इंडिकेट कर रहे हैं। नाइन्थ हाउस, दोस्तों नाइन्थ हाउस को पिता का घर माना जाता है। ठीक है, और सूर्य देवता पिता को रिप्रेजेंट करते हैं, फादर को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए नाइन्थ हाउस के जो नेचुरल सिग्निफिकेटर होंगे वो होंगे सूर्य देवता यानी कि सन। ठीक है दोस्तों, टेंथ हाउस, टेंथ हाउस दोस्तों हमारे कामकाज, प्रोफेशन, बिजनेस वगैरह उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और उसके जो नेचुरल सिग्निफिकेटर होते हैं वो बुध देवता को यानी कि मरकरी को माना जाता है। ठीक है, जो टेंथ हाउस है, जो हमारे प्रोफेशन का हाउस है, उसके जो नेचुरल सिग्निफिकेटर होते हैं वो बुध देवता होते हैं, यानी मरकरी जो होते हैं टेंथ हाउस के नेचुरल सिग्निफिकेटर हैं। दोस्तों इलेवेंथ हाउस, इलेवेंथ हाउस को प्रॉफिट का घर माना जाता है, यानी कि आप जो भी कामकाज प्रोफेशन कर रहे हैं उससे जो आमदनी होगी, उससे जो लाभ होगा, जो प्रॉफिट होगा, वो आपके इलेवेंथ हाउस से देखा जाता है। और लाभ या प्रॉफिट इसको रिप्रेजेंट करते हैं बृहस्पति देवता यानी कि जुपिटर, इसलिए 11th हाउस के जो नेचुरल सिग्निफिकेटर होंगे वो होंगे बृहस्पति देवता। ठीक है दोस्तों, 11th हाउस यानी आपके लाभ का हाउस, प्रॉफिट का हाउस, और प्रॉफिट को और लाभ को बृहस्पति देवता रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए 11th हाउस के नेचुरल सिग्निफिकेटर होंगे बृहस्पति देवता यानी कि जुपिटर।
दोस्तों 12th हाउस, 12th हाउस दोस्तों इसको मृत्यु का घर माना जाता है, डेथ हाउस, ठीक है। और शनि देवता मृत्यु को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, शनि देवता मृत्यु को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए 12th हाउस के जो नेचुरल सिग्निफिकेटर होंगे वो होंगे शनि देवता यानी कि सैटर्न, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये जो रिस्पेक्टिव हाउसेस हैं जैसे फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवन्थ हाउस, एट्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस एंड 12th हाउस, इसके जो नेचुरल सिग्निफिकेटर है यानी जो कारक ग्रह हैं वो अगर उन भावों में ही बैठें तो अपना पॉजिटिव असर उस पर डालेंगे, पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेंगे, कहीं ना कहीं कुंडली के लिए वो अच्छा होगा, उस भाव को बल प्रदान करेंगे, ठीक है। लेकिन सिर्फ उनके वहाँ बैठ जाने से ही बात खत्म नहीं हो जाती है, किसी इंडिविजुअल की पूरी कुंडली को एनालिसिस करके देखना पड़ेगा कि वाकई में वो जो ग्रह, जैसे मान लीजिए फर्स्ट हाउस में आपके सूर्य देव ही बैठे हैं, ठीक है, जो कि नेचुरल सिग्निफिकेटर है आपके फर्स्ट हाउस के, ठीक है, मान लीजिए यहीं पे बैठे हैं फर्स्ट हाउस में ही, ठीक है, ये तो अच्छा दिख रहा है कि हाँ चलिए कारक मतलब इस भाव के जो कारक ग्रह हैं इस भाव में ही बैठे हैं। लेकिन अगर उन पे किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, ठीक है, या मान लीजिए राहु और केतु के साथ बैठ जाए तो एक तरीके से ग्रहण लग जाएगा। तो फाइनली एक इंडिविजुअल की पूरी कुंडली को जब आप एनालिसिस कीजिएगा, ठीक है, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे ये जो कारक ग्रह जो कारक भाव में अपने बैठा है वो किसी पाप ग्रह के साथ तो युति बना के यानी कंजंक्शन में तो नहीं बैठा है, अगर बैठ गया तो फिर उसके बाद वो रिजल्ट आपको मिलने वाला नहीं है, ठीक है, या किसी पाप ग्रह की उस पर दृष्टि तो नहीं पड़ जा रही है, ठीक है। तो बहुत तरीके के जो योग होते हैं और बहुत तरीके के दोष होते हैं, उन सबको पहले आपको एक इंडिविजुअल की कुंडली को देख करके उसको एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये जो है ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, ये एक बेसिक है, इसको आप जानिएगा। उसके बाद ये एक स्टेप है, उसके नेक्स्ट स्टेप में आप देखिएगा कि हाँ कोई पाप ग्रह की दृष्टि तो इस पर नहीं पड़ रही है या किसी पाप ग्रह के साथ ये कंजंक्शन में तो नहीं बैठा है उसी भाव में, सेम भाव में, तब जा करके आप किसी फाइनल कंक्लूजन पे पहुँचिएगा। लेकिन उस फाइनल कंक्लूजन पे पहुँचने से पहले आपको इसकी जानकारी होना आवश्यक है, नेसेसरी है, इसलिए मैं आपको इसकी जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि जब तक आप ABCD नहीं जानिएगा तब तक आप किसी वर्ड का फॉर्मेशन तो कर पाइएगा नहीं। तो वही समझ लीजिए कि ये उसकी ABCD है, और आगे जब आप पूरा कुंडली को एनालिसिस कीजिएगा कि कंजंक्शन है या दृष्टि पड़ रही है किसी पाप ग्रह की, तो वो एक वर्ड टाइप का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, यानी एक पूरा रिजल्ट आपको एक खुल के सामने आएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये जो मैंने ब्लैक से लिखा है ना, जैसे फर्स्ट हाउस में सूर्य, सेकेंड हाउस में बृहस्पति, थर्ड हाउस में मंगल, फोर्थ हाउस में चंद्रमा, फिफ्थ हाउस में बृहस्पति, सिक्स्थ हाउस में मंगल, सेवेंथ हाउस में शुक्र, एट्थ हाउस में शनि, नाइन्थ हाउस में सूर्य, 10th हाउस में बुध, 11th हाउस में बृहस्पति, 12th हाउस में शनि, ये क्या है? नेचुरल सिग्निफिकेटर है। इसको हम बोल सकते हैं कि इन भावों के स्थिर कारक ग्रह हैं, ठीक है। देखिए कारक जो होते हैं, भावों के जो कारक ग्रह हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। जैसे कारक हैं ये दो तरह के होंगे, ठीक है। स्थिर और चर। स्थिर मतलब आपको आप परमानेंट बोल सकते हैं, ठीक है। चर मीन्स जो चेंज होता रहता है, ठीक है। चेंजेबल, ठीक है। तो जो ब्लू से मैंने लिया, जो मैंने ब्लैक से लिखा है वो क्या है आपके परमानेंट, यानी वो वहाँ पे नेचुरल है, वो वहाँ पे हमेशा कंसीडर किए जाएंगे, स्थिर है, वो बदलेंगे नहीं, ठीक है। यानी सूर्य जो है फर्स्ट हाउस में, कोई भी लग्न की कुंडली हो वहाँ पे सूर्य जो होगा वो आपका नेचुरल सिग्निफिकेटर होगा, परमानेंट, यानी वो वहाँ पे स्थिर कारक रहेगा, यानी कारक रहेगा। सेकंड हाउस में बृहस्पति रहेगा, थर्ड हाउस में मंगल रहेगा, फोर्थ हाउस में चंद्रमा रहेगा, फिफ्थ हाउस में बृहस्पति रहेगा, सिक्स्थ हाउस में मंगल, सेवन्थ हाउस में शुक्र, एट्थ हाउस में शनि, नाइन्थ हाउस में सूर्य, 10th हाउस में बुध, 11th हाउस में बृहस्पति और 12th हाउस में शनि। लेकिन जो मैंने ब्लू से लिखा है ना, जो जिन प्लैनेट्स को मैंने ब्लू से इंडिकेट किया है वो क्या है, वो आपके प्रश्न पे डिपेंड करता है, ठीक है। कुंडली मतलब सामने वाला जैसा क्वेश्चन पूछ रहा है उसके अनुसार आपको देखना पड़ेगा कि हाँ ये ग्रह इस पोजीशन पे है तो ये यहाँ पे कारक बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे किसी व्यक्ति ने बोला कि आप मुझे बताओ कि मेरी सरकारी नौकरी होगी या नहीं होगी, या सरकारी ऑफिसेस में मेरी पकड़ होगी कि नहीं होगी, या मेरे पॉलिटिकल लीडर्स से मेरे कनेक्शंस होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। होते हैं ना बहुत लोग जिनके सरकारी ऑफिस में अच्छी खासी पकड़ होती है, ठीक है।
तो अगर वो देखना हो तो देखिए उस केस में जैसे 10th हाउस क्या होता है, आपका काम काज या प्रोफेशंस का हाउस होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे सूर्य देवता बैठ गए 10th हाउस में, ठीक है, अगर सूर्य देवता बैठ गए तो उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो व्यक्ति या तो प्रशासनिक सेवा में होगा, ठीक है, यानी हायर गवर्नमेंट जो डेजिग्नेशन है उसको ऑक्यूपाई करेगा, उस पर बैठेगा। अदरवाइज उसकी पकड़ सरकारी दफ्तरों में ज़रूर होगी, ठीक है। उसके कामकाज कभी रुकेंगे नहीं, उसके सरकारी डिपार्टमेंट में और पॉलिटिकल लीडर्स से उसके कनेक्शंस बहुत अच्छे होंगे। वो एक मतलब समझ लीजिए कि पर्दे के पीछे एक व्यक्ति है, लेकिन उसके राजनीतिक कनेक्शंस बहुत हैं, कॉन्टैक्ट्स बहुत हाई है और सब काम उसके आराम से बनते जा रहे हैं। जो भी सरकारी काम होते हैं, भले वो टेंडर लेना हो या कुछ भी लेना हो, ठीक है, तो वो उसके आराम से निकलते जाएंगे। तो यहाँ पे सूर्य का बैठना कहीं ना कहीं यही इंडिकेट कर रहा है कि वो जो व्यक्ति है या तो सरकारी नौकरी करेगा या तो सरकारी विभाग में उसका जो कनेक्शंस है, जो कॉन्टैक्ट्स है, वो बहुत हाई लेवल तक होगा, ठीक है। अब यहीं पर अगर मान लीजिए शनि, अब कोई पूछेगा कि मैं बताइए कि मैं नौकरी कर रहा हूँ, किस तरीके का नौकरी करूँगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ 10th हाउस में है और 10th हाउस में उसके शनिदेव बैठे हैं, तो 10th हाउस में शनिदेव बैठे हैं का मतलब है कि वो व्यक्ति नौकरी करेगा, नौकरी भी जो करेगा उसकी जो प्रोग्रेस होगी वो खासकर शनिदेव जो है सैटर्न से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जैसे कि माइनिंग इंडस्ट्री में, मेटल इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, उसमें क्या होगा, उसको ज़्यादा ग्रोथ मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 10th हाउस में एक कारक क्या हो गए, बदल गए। एक समय सूर्य था, फिर एक समय के बाद क्या हो गया, शनि हो गया। यानी ये क्या हो रहा है, एक तरीके से चेंजेबल है, चेंज हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन बुध जो है वो क्या है, हमेशा फिक्स है। तो जो मैंने ब्लू से लिखा है वो क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं, ठीक है। प्रश्न के अनुसार वो चेंज होंगे, लेकिन बुध जो है वो क्या होंगे, उसके परमानेंट होंगे, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं वो उनको आपको देखना ही पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अब किसी व्यक्ति ने पूछ दिया कि मेरे पिता से हमारा रिलेशन कैसा होगा, ठीक है, मेरे पिता से हमारा रिलेशन कैसा होगा। ये तो मैंने आपको बता दिया कि चेंजेबल, यानी ये सब क्या है, सूर्य शनि ये सब चर हैं, चर कारक ग्रह हैं, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ कि कारक से क्या इंपॉर्टेंस होता है कारक का, ठीक है। कारक का क्या इंपॉर्टेंस होता है, कैसे कारक से हम फलादेश करते हैं यानी प्रेडिक्शन करते हैं, ठीक है। तो जैसे किसी व्यक्ति ने पूछ दिया कि मेरे पिता के बारे में बताइए, ठीक है, किसी व्यक्ति ने पूछ दिया कि मेरे पिता के बारे में बताइए, तो देखिए दोस्तों, कुंडली में 9th हाउस जो होता है वो पिता का घर माना जाता है, ठीक है। कुंडली में 9th हाउस जो होता है वो पिता का घर माना जाता है। तो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा 9th हाउस को, यानी इस हाउस को, 9th हाउस को, ठीक है। 9th हाउस के बाद देखना पड़ेगा कि उस 9th हाउस का मालिक कौन है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये मेष लग्न की कुंडली है, ठीक है, तो 9th हाउस का मालिक कौन होगा, यानी धनु राशि आएगी यहाँ पे, ठीक है, तो बृहस्पति, ठीक है। मेष, अगर मेष लग्न की कुंडली होगी, जैसे मान लीजिए ये ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी भी लग्न की कुंडली हो सकती है, मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली है, ठीक है। तो आपसे किसी व्यक्ति ने पूछा कि मेरे पिता के बारे में कुछ बताइए, ठीक है, तो पिता के बारे में कुछ आपको जानकारी देनी है। तो देखिए 9th हाउस, ये मेष लग्न की कुंडली है, ठीक है, किसी भी लग्न की कुंडली रहेगी ये 9th हाउस ही होगा, ठीक है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो हाउस के नंबर होते हैं वो चेंजेस नहीं होते, हाउस फिक्स्ड होते हैं। तो ये 9th हाउस आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो 9th हाउस में कौन सी राशि बैठी है, तो मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, 9 नंबर की राशि यानी धनु राशि, यानी कि सजिटेरियस, ठीक है। तो सजिटेरियस के स्वामी कौन हुए, धनु राशि के स्वामी कौन होते हैं, तो बृहस्पति देवता, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा इस भाव को, यानी इस 9th हाउस को, उसके बाद इस 9th हाउस के मालिक को, यानी कि बृहस्पति देवता की पोजीशन कैसी है, ठीक है। आप इन दोनों को देख लिए, उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि 9th हाउस के जो कारक है, यानी जैसे 9th हाउस के कारक मतलब सूर्य देवता, उनकी पोजीशन कैसी है, ठीक है, वो कुंडली में किस तरीके से प्लेस्ड हैं, ठीक है। तो उसको कैलकुलेट करके उनके सभी लोकेशंस को, पोजीशंस को ट्रेस करके आप बता सकते हैं कि हाँ आपके पिता के साथ आपका संबंध कैसा है, ठीक है। आप उनके पिता के बारे में बहुत हद तक आइडिया एक दे सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से
जैसे मान लीजिए किसी ने पूछा कि ये बताइए कि मुझे मान लीजिए किसी ने पूछा कि मुझे बताइए कि मेरी जो पहली संतान होगी वो क्या होगी, ठीक है। फर्स्ट, जैसे ये जो है ना, ये पहली संतान का भाव भी बोला जाता है, ठीक है। ये फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस जो होता है संतान भाव भी कहलाता है, पहली संतान इससे देखी जाती है, ठीक है। तो अगर किसी ने आपसे पूछा फिफ्थ हाउस के बारे में, ठीक है, अपने संतान पक्ष के बारे में कि मेरे संतान से रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, ठीक है, मेरे पुत्र या पुत्री के साथ रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, तो उसको जब आपको देखना होगा तो आपको आना पड़ेगा फिफ्थ हाउस को सबसे पहले देखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं मेष लग्न की कुंडली में ही इसको बता रहा हूँ, 1 2 3 4 5 फिफ्थ हाउस, ठीक है। यानी मेष राशि, यहाँ लग्न जो है मेष लग्न की कुंडली है, ये मेष हो गई, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, ठीक है। यानी पांचवा भाव जो है, यानी यहाँ पे सिंह राशि बैठी है, ठीक है। और आपको संतान के बारे में बताना है तो सबसे पहले आपको इस भाव को देखना पड़ेगा और उसके बाद इस भाव के स्वामी को, ठीक है। यानी फिफ्थ हाउस का जो लॉर्ड है, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड कौन होगा? सिंह राशि, यानी लियो का जो लॉर्ड होता है वो कौन होता है? सन। उसके बाद आपको क्या देखना पड़ेगा? सन का पोजीशन को देखना पड़ेगा। और सन के बाद आपको संतान का जो कारक बृहस्पति देवता है उनको देखना पड़ेगा, ठीक है, कि वो कैसे प्लेस्ड हैं, ठीक है। बृहस्पति देवता कहीं ना कहीं पुत्र कारक होते हैं, ठीक है। बृहस्पति देवता का यहाँ बैठना कहीं ना कहीं मेल फैक्टर को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि ये एक मेल प्लानेट है, ठीक है। बृहस्पति देवता अगर इधर बैठे हैं तो उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपकी जो फर्स्ट चाइल्ड है वो मेल होगी, यानी लड़का होने की, लड़का होगा, ठीक है। ये उसको इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों ये आप समझ गए कि कैसे प्रश्न आते हैं और प्रश्न के अनुसार आप कैसे कैसे इन कारक को चेंज करते हैं। और कुछ कारक ग्रह जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं, यानी वो स्थिर होते हैं, ठीक है। सूर्य, बृहस्पति, ये सब जो है, यानी जिनको ब्लैक से लिखा है वो सब क्या है? इन भावों के स्थिर कारक ग्रह, ये कभी चेंज नहीं होंगे, वो रहेंगे ही रहेंगे एज इट इज़, ठीक है। बाकी ये जो ब्लू मार्कर से मैंने लिखा है वो सब वही ग्रह क्या है, वो सभी ग्रह प्रश्न जैसे जैसे पूछा जाएगा उसके अनुसार उनको प्लेस्ड करना है, उनके उसके अनुसार वो क्या होंगे, उस भाव में कारक होंगे, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि मैं जो बताया हूँ आपको वो बहुत हद तक क्लियर होगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये सभी चीज़ें जो है ना, ये बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल ABCD है, ठीक है। जब तक आप इसको नहीं समझिएगा तब तक आगे के एपिसोड्स में उसको कैसे हम ये करेंगे, एनालिसिस करेंगे, वो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो पहले आप ABCD जानिए, वर्ड फॉर्मेशन फिर बाद में करेंगे, उसके बाद वर्ड फॉर्मेशन के बाद फिर सेंटेंस फॉर्मेशन भी करेंगे, ठीक है। तो देखिए, एक ट्रूथ बट बिटर, लेकिन मतलब सच है लेकिन थोड़ा कड़वा होगा, ठीक है। लोग सोचते हैं कि एस्ट्रोलॉजी जो है सप्ताह भर के दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में, 30 दिन में सीख जाएंगे, ऐसा नहीं हो दोस्तों, ठीक है। ये मतलब अथाह सागर है, आप डुबकी मार रहे हैं और बस धीरे 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 आप इसमें तैरते जाइए और एक समय के बाद आप इसमें महारत हासिल कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है दोस्तों कि आप 10 दिन 15 दिन में पूरे के पूरे एस्ट्रोलॉजी को आत्मसात कर लें, ग्रहण कर लें और पूरे के पूरे इसमें महारत हासिल कर लें। नहीं दोस्तों, हमेशा कुछ ना कुछ तो इसमें हमेशा आदमी सीखता ही रहता है और कुछ ना कुछ इसमें नया हमेशा मालूम चलता रहता है, ठीक है। तो ये एक समझ लीजिए कि हमारा एक प्रयास है, ठीक है, एक गागर में सागर भरने का हमारा एक प्रयास है और मैं इसकी कोशिश कर रहा हूँ। और मैं जहाँ तक मैं आश्वस्त हूँ आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ आप लोगों से, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।